हाउ टू बिकम सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 के एग्ज़ाम क्लियर किया है और उनका सीए फाइनल नवंबर 26 में ड्यू होगा। सक्सेसफुल सीए बनने के लिए दो चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक तो है इफेक्टिव आर्टिकलशिप और दूसरा है क्लियरेंस ऑफ एग्जाम। जो आर्टिकलशिप है उसमें बेसिक इश्यू क्या होता है, बच्चों में मैंने देखा है कि कहते हैं कि साहब बिग फोर में जाएं या अदर फर्म में जाएं। तो बिग फोर में जाना है या अदर फर्म में जाना है, इसके लिए जो डिसीजन मेकिंग करो वो आप अपनी नीड के बेसिस पे करें कि आप सीए करने के बाद प्रैक्टिस करने वाले हैं तो ऐसी फर्म में करें जहां पे हर तरीके का काम सीख जाए, या जॉब में जाने वाले हैं तो उसमें अलग डिसीजन हो सकता है। लेकिन क्राउड के साथ में नहीं जाएं, क्योंकि क्राउड के बेसिस पे डिसीजन प्रॉपर नहीं होते हैं। आपकी नीड अलग है, दूसरे की नीड अलग है, आप अपने हिसाब से सोचें तो प्रॉपर जगह पहुंच जाएंगे। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बिग फोर में आर्टिकलशिप नहीं करी तो उसका मतलब है कि अच्छे सीए नहीं बने। काम आना चाहिए, चाहे बिग फोर में करें चाहे दूसरी जगह करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो दूसरा नीड है वो है सीए फाइनल की एग्जाम क्लियर करना। और एक चीज मैंने देखी है कि सीए फाइनल की एग्जाम क्लियर करने के लिए एक ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो आपने पढ़ा है वो 1.5 डेज में रिवाइज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। जितना पोर्शन आपने पढ़ा है, चाहे आपने 60% सिलेबस ही पढ़ा, अगर उसको 1.5 डेज में रिवाइज कर सकते हो तो वो आपके काम का है, और नहीं कर सकते तो फिर वो किसी भी काम का नहीं। और 1.5 डेज में रिवाइज करने के लिए एक ही बेसिक कंडीशन है कि 4 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए। और 4 टाइम रिवीजन होने के लिए दूसरी कंडीशन है कि इसमें 6 मंथ का टाइम लगता है। यानी सीए फाइनल में 4 टाइम रिवाइज करने के लिए 6 मंथ्स का टाइम लगता है। अगर ये 4 टाइम रिवीजन कर लिया तो 1.5 डेज में रिवाइज करना सीख जाओगे और एग्जाम पहली बार में क्लियर हो जाएगी। और ये 6 मंथ का प्लान क्या होना चाहिए ये मैं अब आप लोगों से डिस्कस करता हूं। अभी लास्ट के 6 मंथ की प्लानिंग कैसे होती है, जैसा कि हम बीएसआई में करते हैं। जो हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज होता है उसमें हम 10 डेज का टाइम देते हैं, यानी 10 डेज प्लस एक दिन टेस्ट होता है तो 11 डेज के हिसाब से 66 डेज का टाइम लगता है फर्स्ट सीरीज में, जिसमें स्टूडेंट्स को 10 डेज का टाइम मिलता है रिवाइज करने के लिए। जो नेक्स्ट सीरीज होती है उसमें 6 डेज का टाइम मिलता है और एक दिन टेस्ट होता है तो 7 डेज हो गया, तो यानी 42 डेज का टाइम सेकंड सीरीज में लगता है। दूसरा रिवीजन बच्चा यहां करता है। तीसरी बार जो टेस्ट होता है उसमें 4 डेज का टाइम मिलता है और उसमें बच्चे को एक दिन टेस्ट होता है तो 5 डेज हो गए तो 30 डेज लगेंगे, तो तीसरा रिवीजन इसमें हो जाएगा। चौथी बार बच्चे को 3 डेज का टाइम दिया जाता है, एक दिन टेस्ट वाला, 4 दिन हो गए, 24 डेज ये हो गए। इस तरीके से 162 डेज का अरेंजमेंट हो जाता है, जिसमें 4 टेस्ट सीरीज आती है और हर टेस्ट में बच्चा 5 टाइम रिवीजन करता है। यानी कुल मिला के यहां तक 20 टाइम्स रिवीजन बच्चे का हो चुका होता है। हर टेस्ट में 5 रिवीजन तो 20 बार रिवीजन हो गया। और इसके बाद में 18 डेज का टाइम बचता है 6 मंथ में से। 18 डेज का टाइम उस चीज के लिए देना चाहिए कि जहां पे किसी सब्जेक्ट में पूरा पोर्शन रिवाइज नहीं हो पाया या ज्यादा मैटर छूटा हुआ है तो कुछ बैकलॉग क्लियर करने के लिए 18 डेज का टाइम है कंटीजेंसी के लिए, वो रखते हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत आए तो यहां पे आप क्लियर कर लो। तो इस तरीके से 6 मंथ में 4 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए और एक बार में 5 टाइम रिवीजन, तो कुल मिला के 4 टाइम में 20 टाइम्स रिवीजन हो जाता है। ये बहुत जरूरी है और इससे रिजल्ट में जो इंपैक्ट आता है वो मैं अब आप लोगों से डिस्कस करता हूं। मैंने मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से और जो बच्चे मेरे टेस्ट देते हैं और उनके जो रिजल्ट आते हैं, जो यहाँ से क्लास लेते हैं, टेस्ट देते हैं, रिजल्ट आते हैं, उनके बेसिस पे मैं बताता हूँ ये कि जिस बच्चे ने 4 बार रिवीजन कर लिया वो 100% पास होगा, वो फेल हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर किसी बच्चे का रिवीजन 3 बार हुआ है तो रिजल्ट का रेशियो रह जाता है 10%।
यानी एक रिवीजन की कमी से 90% बच्चे फेल हो जाते हैं। अगर केवल 2 बार रिवीजन किया है तो पासिंग रेशियो है 1%, और एक बार रिवीजन किया है तो पास होगा ही नहीं। तो यह है एक एक रिवीजन का इंपॉर्टेंस। इसके लिए 6 महीने का टाइम लगता है। 6 महीने क्योंकि 2.5 ईयर के बाद में एग्जाम होती है तो 6 मंथ का टाइम यहां जाता है। अब ये बाकी जो रिमेनिंग 2 इयर्स का टाइम बचता है, जिससे भी बच्चे जिन्होंने क्लियर किया इंटरमीडिएट, उनके पास 2 मंथ्स का टाइम है क्या क्या करने के लिए, जिसमें 2 तो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल की स्टडी, 5 जो सब्जेक्ट्स है उनकी स्टडी, 7 सब्जेक्ट्स प्लस इसमें सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल क्लियर करने पड़ेंगे, वो टाइम भी चाहिए। इसके अलावा IIT-ICSS की जो ट्रेनिंग होती है वो चाहिए। ये सारे काम आपको 2 इयर्स में करने पड़ेंगे, और इसकी प्लानिंग क्या है ये अपन डिस्कस करते हैं। 2 इयर्स की प्लानिंग बताने से पहले मैं एक बार आप लोगों से CA फाइनल का बोथ ग्रुप का रिजल्ट डिस्कस करना चाहता हूं। जो स्कीम खत्म हुई है उसका पहला एग्जाम था मई 18 और लास्ट एग्जाम था नवंबर 23। इसके रिजल्ट का चार्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला एग्जाम जो मई 18 का हुआ था उसमें बच्चे अपेयर हुए थे 936, पास हुए थे 92, रिजल्ट था 9.83%। यानी इसमें वो बच्चा नहीं था जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंटर पास करके और CA फाइनल के लिए कर रहा था। इसमें नॉर्मली वो बच्चा था जिसका एक ग्रुप पास हो गया था इंटरमीडिएट का, दूसरा ग्रुप बाकी था, और दूसरा ग्रुप क्लियर होने के बाद में 7-8 महीने बाद में एग्जाम थी। और उस समय ओल्ड स्कीम में रजिस्ट्रेशन बंद हो गए थे CA फाइनल के, न्यू स्कीम में हो रहे थे, तो उन्होंने न्यू स्कीम में किया। यानी सारे बच्चे वीक बच्चे थे, उनका रिजल्ट फिर भी रहा 9.83%। इसके बाद अगला एग्जाम हुआ नवंबर 18। नवंबर 18 में 4075 बच्चे अपेयर हुए, 670 बच्चे पास हुए 16.44%। इसमें भी बहुत कम बच्चे बैठे थे। इसको भी अपन एक नॉर्मल एग्जाम नहीं मान सकते। इसमें भी ज़्यादातर बच्चे वो थे जो या तो पिछली बार फेल हो गए थे या फिर जिनका इंटर का एक ग्रुप पहले हो गया था, एक ग्रुप बाद में हुआ था, न्यू स्कीम में एडमिशन हो रहे थे। बाकी जो बच्चे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंटरमीडिएट क्लियर किया था, जितने भी रैंकर बच्चे थे, उन्होंने सबने ओल्ड स्कीम में कर रखा था, तो वो रिजल्ट ओल्ड स्कीम का था। फिर भी इसका रिजल्ट 16.44% रहा। इसके बाद में मई 19 का एग्जाम हुआ। मई 19 में 11,092 स्टूडेंट अपेयर हुए। इसमें से 2,313 बच्चे पास हुए और रिजल्ट गया 20.85%। यानी इसमें लगभग 80% बच्चा CA इंटर का था जो फाइनल में बैठा, तो 20.85% रिजल्ट था, और ये इस स्कीम का हाईएस्ट रिजल्ट है। और यहाँ पे वो बच्चे थे जिन्होंने CA इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद में इसमें एग्जाम में बैठे थे। इसके बाद जो अगला एग्जाम हुआ नवंबर 19 का, उसमें 15,003 स्टूडेंट बैठे थे, 2268 पास हुए, रिजल्ट डाउन होकर रह गया 15.12%। और अगर अपन बेस एग्जाम मान लें मई 19 जिसका 28.85% था, तो उस एग्जाम के रिजल्ट को 100% मान लें तो ये मान लो कि 72% रिजल्ट रह गया, यानी लगभग 27.49% का डाउनफॉल आ गया रिजल्ट में। जितने बच्चे पास होने थे उससे 27.49% बच्चे कम पास हुए। फिर नवंबर 20 में जो एग्जाम का परसेंटेज है रिजल्ट का, वो रह गया 14.47%। यानी बेस्ट रिजल्ट मान लिया 20.85 को, तो यहाँ पासिंग रेशियो रह गया 69%, यानी डाउनफॉल आ गया 30% का। इसी तरीके से जनवरी 21 में रिजल्ट रहा 6%, यानी यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट से 28.78% रिजल्ट रह गया, यानी डाउनफॉल आया 71.22%। जुलाई 21 में रिजल्ट रहा 11.97%, बेस्ट रिजल्ट से 57.41% कम रहा, यानी 57.41% रहा, यानी 42.51% का डाउनफॉल आया। फिर अगला दिसंबर 21 का रिजल्ट रहा, उसमें 15.31% आया, यानी बेस्ट रिजल्ट से 73.42%, यानी डाउनफॉल आया 26.58%। फिर मई 22 का रिजल्ट रहा 12.59%,
यानी बेस्ट रिजल्ट का 60% बच्चे पास हुए, यानी लगभग 40% बच्चे यानी 39.62% बच्चे कम पास हुए। फिर नवंबर 22 में रिजल्ट रहा 11.09% यानी 46.82%। मई 23 में रिजल्ट रहा 8.33% यानी इसमें भी बेस्ट रिजल्ट से डाउनफॉल था 60% का। और नवंबर 23 में रिजल्ट रहा 9.42% यानी जो बेस्ट रिजल्ट को मान लें 20.85 को, तो इसमें 58.82% डाउनफॉल रहा। यानी आप देखोगे तो यहाँ पे जब आपका रिप्रेजेंटेटिव पहला एग्जाम था उसमें 20.85% रिजल्ट था, और आज लास्ट रिजल्ट जो 9.42 आ रहा है, डाउन हो रहा रेगुलरली, यानी आधा रिजल्ट भी नहीं रहा। अब क्या कारण है कि रिजल्ट में इतना जबरदस्त डाउनफॉल आ रहा है? जो बेस्ट रिजल्ट था उसका आधा रिजल्ट भी मेंटेन नहीं हो रहा, यानी जितने बच्चे पास होने थे उसके आधे भी पास नहीं हो पा रहे। उसके जो बेसिक रीजन है उसमें सबसे बड़ा रीजन है आईसीआई के स्टडी मटेरियल को इग्नोर करना। बच्चे आईसीआई के स्टडी मटेरियल को नहीं पढ़ते हैं, जबकि आईसीआई के स्टडी मटेरियल भी नोट्स से कम नहीं है। जब हम पढ़ते थे उस समय ऐसे बड़े बड़े पैराग्राफ आते थे, और आज के डेट में कोई फैकल्टी नोट्स क्या बनाएगी, उससे अच्छे नोट्स आईसीआई के अवेलेबल है। तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंसर कंसेप्ट सब वहीं से काम में लेने हैं, आंसर की वहीं से बननी है, उसी कंसेप्ट की बननी है, इसलिए उसमें गड़बड़ करनी नहीं है। दूसरा है क्वेश्चन बैंक्स का प्रचलन। इसके अलावा जो और भी बहुत सारा रिवीजन क्लासेज, क्वेश्चन बैंक्स, नोट्स, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इनमें, एक तो क्वेश्चन डबल हो जाते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल लें कि जब ये नई नई स्कीम आई थी उस समय आईसीआई के स्टडी मटेरियल थे, बच्चे उसी को पढ़ते थे। उस समय आरटीपी एमटीपी सही को ज़्यादा आए नहीं थे, 1-2 अटेम्प्ट के आए थे, तो कोई थोड़ा पढ़ भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में आपकी 18 से और 23 के बीच में 12-13 एग्जाम हो चुकी है। इतने आरटीपी एमटीपी सही आ गए कि क्वेश्चन बैंक में लोगों ने अपडेट कर लिए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल हो गए। तो कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल हो गए, रिजल्ट आधा रह गया। बच्चों को लगता है सारे करने पड़ेंगे, जबकि कंसेप्ट वो कर लिया तो इसका मतलब है उससे ज़्यादा की जरूरत कहाँ है। एक तो जैसे मान लीजिए आपको 1000 पेज पढ़ना पड़े, उसमें जो क्वालिटी आएगी, और एक है कि आपको 2000 पेज पढ़ना पड़े, तो सिंपल सी बात है क्वालिटी आधी रह जाएगी, और जहाँ क्वालिटी आधी रह जाएगी तो रिजल्ट भी आधा रह जाएगा। तो ये साफ क्लियर है कि जो बेस्ट रिजल्ट आपका जो था उसमें 20.85 था, अब 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 9% के आसपास आ रहा है। इसका रीजन है कि आपका मटेरियल डबल हो गया लेकिन रिजल्ट आधा रह गया। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से जब दुर्योधन हेल्प लेने गया भगवान कृष्ण से तो उसने नारायणी सेना मांगी, और अर्जुन लेने गया तो उसने नारायण को मांगा। यानी दुर्योधन ने क्वांटिटी पसंद करी और अर्जुन ने क्वालिटी पसंद करी। तो आप लोगों को भी क्वालिटी भी फोकस करना है, क्वांटिटी फोकस नहीं करना, क्वांटिटी रिजल्ट नहीं दे सकती। इसके अलावा है कि ये जो नोट्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, अपडेटेड नहीं होते, क्योंकि आज के 3 साल पहले आईसीआई ने कोई क्वेश्चन डाला और उसका अपडेशन हो गया, वो क्वेश्चन बैंक में पुराना डल गया, वो अपडेट हुआ ही नहीं, तो एक गलत चीज पढ़ रहे हो। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो नोट्स वगैरह बनते हैं इसमें कंसेप्ट में चेंजेस होते हैं, क्योंकि सेम अगर कट पेस्ट कर दे तो कॉपीराइट का इशू आता है, इसलिए उनको चेंज करना पड़ता है, और वो चेंज आईसीआई के समझ में बैठता नहीं है, तो ये दिक्कत आता है। तो कुल मिला के ये जो एडिशनल मैटर पढ़ रहे हो, ये आपको चाहे लगता अच्छा है, आपको नोट्स बहुत बढ़िया लगते हैं क्योंकि शॉर्ट में हो जाता है, मेहनत कौन करे। इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक यार एक साथ ही मेरे को सारा कंपाइलेशन मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो चीज़ अच्छी लगती है वो हमेशा पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्यते वेदवाद रता पार्थ नान्य दस्तिते वादिन है, कि जो पुष्पिताम वाचम है, जो पुष्प होते हैं, फ्लावर होते हैं, जितने अच्छे होंगे उसके फल यानी फ्रूट नहीं लगता। जैसे आप रोज का फ्लावर होता है उसके फ्रूट नहीं लगते, आपके जो एप्पल, ऑरेंज,
यानी जिनका फ्लावर अच्छा होगा उसके फलने लगेगा, और जिनके फल अच्छा लगेगा उसके फ्लावर अच्छा नहीं होता। मैंगो जो कहते हैं कि साहब फ्लावर जो फ्रूट्स का किंग है, उसका फूल छोटा सा होता है। ये ऑरेंज, एप्पल, बनाना वगैरह इनके जो है फल अच्छे लगते हैं, फूल छोटा सा होता है, फ्लावर। तो कुल मिला के वो कहना चाहते हैं कि जो जितनी चीज़ें अपने को अच्छी दिखेगी वो हमारे को फ्रूटफुल नहीं रहेगी, रिजल्ट नहीं देगी। जैसे आप घर पे चपाती खाओ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पिज़्ज़ा बर्गर खाओ तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो जो चीज़ अच्छी लगने वाली होती है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता। उसी तरीके से जो चीज़ आपको शॉर्ट में अच्छी लगती है उसका रिजल्ट वैल्यू नहीं होता। तो कुल मिला के आप रिजल्ट के लिए तो मेहनत कर रहे हो, बाकी मेहनत काहे के लिए कर रहे हो। इसलिए ये प्रॉब्लम ये आती है। और तीसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है कि हम ओपिनियन किससे लेते हैं? क्राउड से। 100 बच्चों से आपने ओपिनियन ली, 90 को तो फेल होना उसमें से। अब आपने कह रहे हैं यार 90 बच्चे एक चीज बोल रहे हैं, 10 बच्चे एक चीज बोल रहे हैं, हम लग रहा है यार 90 करें जो सही है। अब 90 को फेल होना, आप उनको फॉलो करोगे तो आप भी फेल होंगे, और अगर उन 10 को फॉलो किया तो वो तो लगते हैं तो पागल हैं, और पास वही होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। जब तक आप इस रीजन को समझोगे नहीं, जब तक रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है। अभी जो अवेलेबल टाइम है 2 साल, इसमें वीएसआई का जो प्लान होता है, वीएसआई का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में हम 7 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं, जो अराउंड 950 आवर्स का टाइम लगता है, जिसमें आपका 2 सेल पेस्ट मॉड्यूल प्लस 5 सब्जेक्ट, ये अराउंड 950 आवर्स में हो जाएंगे। इसके अलावा इसी 2 साल में आपको जो हम इतना टाइम छोड़ते हैं कि वो IIT ICS SSS कर ले, इसके अलावा सेल पेस्ट मॉड्यूल क्लियर कर ले, ये सारा काम 2 साल में कर ले, और उसके बाद में 6 मंथ का टाइम रखे केवल और केवल रिवीजन करने का। अब जो 2 इयर्स का टाइम आपके पास अवेलेबल है, इसका कैसे यूज करोगे? तो देखो 2 इयर्स में आपके डेज होते हैं 730 डेज में से 100 डेज के आसपास का टाइम हम निकाल देते हैं कि कभी कहीं आपको हॉलीडे मनाना है, कभी बिजी रहेंगे, रिटर्न्स का टाइम रहता है, लास्ट डेट्स का टाइम होता है, तो रात रात काम करना पड़ता है, तो वहाँ स्टडी नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आपको जो ये IIT CSSS होता है, यानी एडवांस IT होता है, इसमें टाइम लगेगा। इसके अलावा आपको जो सेल पेस्ट मॉड्यूल क्लियर करने हैं, उसके लिए मैं 100 डेज का टाइम निकाल देता हूं केवल, तो आपके पास में नंबर ऑफ डेज रह गए 630। अगर एक दिन में आप एवरेज 3 आवर्स का टाइम निकालते हैं, क्योंकि कभी 2 घंटे का निकलेगा, कभी 4 घंटे का निकलेगा, अपन एवरेज 3 आवर्स का टाइम मान लेते हैं, तो टोटल टाइम अवेलेबल हो जाएगा 80-90 आवर्स। और 80-90 आवर्स का जो टाइम आपके पास अवेलेबल है, उसमें आधा टाइम चाहिए क्लासेज के लिए और आधा टाइम चाहिए इसकी होमवर्क करने के लिए। क्योंकि जब तक आपने घर पे पढ़ा नहीं, जो क्लास में कराया है, तो वो सब बेकार हो जाता है। यानी कुल मिला के 940 आवर्स का टाइम क्लासों के लिए चाहिए, जिसमें आपको 2 सेल पेस्ट मॉड्यूल करना है, 5 सब्जेक्ट करने हैं, 7 सब्जेक्ट्स आपको करने हैं। और इन 7 सब्जेक्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं तो एक सब्जेक्ट के सेम आता है एवरेज 135 आवर्स की क्लासेज। तो इतने टाइम में आपको करनी पड़ेगी, यानी ये 3-3, 4-400 घंटे की क्लासें होती है। इससे आप कोर्स नहीं कर पाओगे, और कोर्स कर लोगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो सारा का सारा काम वेस्ट हो जाएगा। यानी 2 सालों में जब आप कोर्स करोगे 7 सब्जेक्ट, तो क्लासेज प्लस होमवर्क यानी जो पढ़ाया उसको घर पे जाके रिवीजन होना बहुत जरूरी है। ऐसा करोगे तो ही रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। इस तरीके से अगर वो VSI का सिस्टम फॉलो कर लेता है, जिसमें शुरू के 2 इयर्स में सारी क्लासेस हो जाए, एडवांस IIT की ट्रेनिंग भी हो जाए, सेल पेस्ट मॉड्यूल भी क्लियर कर ले, और लास्ट का 6 मंथ रिवीजन करने के लिए रख लेता है, जिसमें 4 मॉक टेस्ट के साथ रिवीजन होगा, तो रिजल्ट 100% जाएगा। लेकिन इस सिस्टम फॉलो होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं नवंबर 23 का जो VSI का रिजल्ट है वो डिस्कस करता हूँ। VSI 2 तरीके के प्रोग्राम देती है CA फाइनल में, एक तो क्लासेज का है और दूसरा है VVMP प्रोग्राम, जिसमें मॉक टेस्ट एंड गाइडेंस, पर्सनलाइज गाइडेंस होती है। तो नवंबर 23 में जो बच्चे बैठे थे VSI के रेगुलर स्टूडेंट थे 72, क्योंकि VSI बहुत ज़्यादा भीड़ में बिलीव नहीं करता।
कम पड़ा हो लेकिन बच्चे पास होने चाहिए। तो 72 स्टूडेंट थे, उसमें से 48 पास हुए, यानी पासिंग रेशियो था 67%। वीवीएमपी के 249 स्टूडेंट थे, जिसमें से 115 पास हुए, रिजल्ट रहा 46%। इस तरीके से टोटल 163 बच्चे पास हुए। और जो वीएसआई के 72 थे, इसमें से 6 रैंक थी, रैंक नंबर 4, रैंक नंबर 6, 14, 34, 38, 45 एंड 49। और जो वीवीएमपी के प्रोग्राम के बच्चे थे, जिसमें 249 में से 115 पास हुए थे, उसमें 5 रैंक थी, 3, 29, 32, 43 एंड 45। इस तरह से टोटल 11 रैंक थी। ये उन्हीं की है जो या तो रेगुलर क्लास स्टूडेंट थे, वीवीएमपी के प्रोग्राम के बच्चे थे। इसमें हमने ऐसे किसी बच्चे को शामिल नहीं किया जिसने वीएसआई का यूट्यूब चैनल देखा हो। बहुत सारे बच्चे मेरे टच में रहते हैं, मेरे से डिस्कस करते रहते हैं, बाद में रिजल्ट के बाद कहते हैं साहब हमने आपसे गाइडेंस ली थी और पास हो गए, रैंक आ गई, आप हमारा नाम भी लिख सकते हो। लेकिन हम ऐसे बच्चों को नहीं लेते। अदरवाइज तो एक बार बात करते हैं, हम बच्चों का नाम लिखने लग जाएंगे तो हमारे को लगेगा कि यार फिर तो किसी बच्चे को शामिल कर लो, तो फिर मेहनत करने की आदत नहीं रह पाएगी। तो उसमें ऐसा कोई बच्चा शामिल नहीं है, केवल और केवल वीएसआई के ऑथेंटिक बच्चे शामिल है जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है पेमेंट करके। तो ये आप सिस्टम फॉलो करते हैं तो रिजल्ट ला सकते हैं। अभी जो नवंबर 26 के लिए जो वीएसआई का प्लान है, उसमें आप अभी क्लास ही ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल बिगिनिंग में आपकी जो सब्जेक्ट्स चालू हो जाएंगे, जब तक आप 2 सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल रिकॉर्डिंग से क्लियर करना होता है वहाँ क्लियर कर सकते हैं। और ये कन्फर्म है कि हमारे हिसाब से चल रही है तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो आप रिजल्ट के लिए मेहनत करें, जो क्राउड के हिसाब से नहीं चलें, आप अपने हिसाब से डिसीजन लें, तो आप सीए सक्सेसफुल सीए बनेंगे ही बनेंगे। थैंक यू।